नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। यह बहुत ही बुरा दौर है। हम लोग सब घरों में बंद हैं और जो निकल भी रहे हैं तो मजबूरी में निकल रहे हैं। और इस दौर में खुद को संभालना और परिवार को संभालना और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस काम को सही तरीके से कर पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बीच बहुत सारे मित्र, साहित्यिक मित्र, रंगकर्मी और संगीतज्ञ, लेखक और उसके अलावा भी बहुत सारे मित्र इस बीच ऑनलाइन आए हैं। और उन सब का आभार है, क्योंकि उनके ऑनलाइन आने से कम थोड़ा सा दूरियां कम हुई और सबके बारे में जानने का अवसर मिला कि कौन कैसे रह रहा है। और सबने एक दूसरे को ढांढस बंधाने का काम किया, धैर्य देने का काम किया, एक दूसरे के अंदर जीवटता भरने का काम किया, क्योंकि इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी घटनाओं के जिक्र करना उचित नहीं है, पर लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो झकझोरने वाली हैं, जिनको हम अपना हीरोज़ मानते हैं, वो सुसाइड तक कर डाल रहे हैं। तो आम आदमी तो यही सोचता है कि यार जो ऊपर है आदमी, करोड़ों रुपया कमा रहा है, अरबों रुपया कमा रहा है, तो उसके पास किस चीज़ की कमी है कि आखिर उसको ऐसे आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ी। तो साथियों, ये सामान्य आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, वो दूसरे तरीके से लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी समाज को यह बताने की ज़रूरत है कि आपके असली हीरोज़ कौन हैं। तो आप लोग ठीक होंगे, ऐसे ही आप लोग एक दूसरे को दिलासा देते रहें, ऑनलाइन आते रहें और अपनी 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 साहित्यिक रुचियां जागृत करते रहें, क्योंकि रुचियां जब तक हैं तब तक जीवन जीने का मज़ा है। रुचियां हैं, शौक़ हैं और कुछ चीज़ कहने का जज्बा है। तो वो कहने का जज्बा सब में तो नहीं होता, पर लेकिन जो कह रहे हैं वो किसी भी तरीके से कह रहे हैं, किसी भी जरिए से कह रहे हैं, वह उन सब का स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत सारे साथी इस बीच अकेले भी होंगे, अकेले कमरों में रह रहे हैं, मजबूरी है, तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, समय निकल जाएगा। तो आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। मन था कि सभी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, तो मन था कि चलो हम भी कुछ किया जाना चाहिए। तो बहुत दिन से मन था कि हरदा हरि मृदुल की कविताएं पढ़ने का मन था। कुछ दिन पहले उनसे अनुमति ली कि यार इन कविताओं को क्या पढ़ा जाना चाहिए, आपकी अनुमति, तो उन्होंने सहर्ष अनुमति दी, तो उनका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो हरदा की कविता पढ़ने का मेरे लिए ज़्यादा महत्व इसलिए है, ये हरदा है हमारे, और बहुत ही सरल और जोश से भरे हुए हरि मृदुल, इनकी कविताएं पढ़ने का मन इसलिए ज़्यादा है कि इनकी जन्मभूमि और मेरी जन्मभूमि, इनकी जन्मभूमि, इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ग्राम बघोटी, जनपद चंपावत, जो लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत आता है ग्राम बघोटी। और ग्राम बघोटी की जो संस्कृति है, आप बिल्कुल काली नदी के किनारे की जो संस्कृति है, काली नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, और उसके बाद बिल्कुल हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर गांव है। तो एक नेपाल से कुछ साझी संस्कृति सी कह सकते हैं। तो बघोटी की भूमि बड़ी उर्वरा रही है इस मामले में। बहुत बहुत सारे योग्य लोग आए हैं, पर लेकिन साहित्य में जहाँ तक मेरा जानना है तो हरि मृदुल का एक अपना स्थान है। स्थान क्या है? सबसे पहले मुझे लगता है कि साहित्य में अगर किसी की रुचि अगर देखने को मिलती है, और वो भी जनवादी साहित्य में, तो हरि मृदुल मेरे आदर्श मैं कह सकता हूँ। इसलिए कह सकता हूँ कि इनको बचपन से संघर्ष करते हुए देखा है, और उनकी कविताओं में जो संघर्ष दिखता है उसको जिया है, और हमने भी उनको जीते हुए देखा है। तो ये कह सकते हैं कि हमने भी उसको जिया है। तो बड़े संघर्षों से
हरि मृदुल आज मुंबई में हैं, समाचार पत्र के, दैनिक समाचार पत्र में असिस्टेंट एडिटर हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ना हो, पर लेकिन हमारे लिए, आज के युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि एक छोटे से और एक पिछड़ी हुई, अगर पिछड़ा एक हिसाब से कहें तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका, वहाँ से मुंबई तक पहुँच जाना, वो भी अपने बल पर, और अपने बल पर जाना, वहाँ टिकना और वहाँ अपना एक स्थान बनाना बहुत बड़ी बात है। तो हरि मृदुल भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। और मैं युवाओं से ये भी कहना चाहूँगा कि केवल किसी की चर्चा कर देने से नहीं होगा, बस आपको ये देखना होगा कि संघर्ष में कैसे तपा जाता है और संघर्ष के बाद का जीवन कैसे जिया जाता है। तो हरि मृदुल भाई साहब के बारे में बातें फिर करूँगा। तो उनकी एक कविता पढ़ना चाहूँगा जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, और ये बड़ी बढ़िया कविता लगी मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से आवाज़ निकल रही हो। तो पढ़ना चाहूँगा। दिल्ली में पहाड़। दिल्ली में पहाड़, कब आए पहाड़ से हो दाजू, और कुशल बात भली, कैसे हैं घर के हालचाल, ठीक हैं बाल गोपाल। फिर काफ़ी देर तक यूं ही पहाड़ की बातें चली, हैं घर में धिनाली पानी, भैंस है कि गाय, भैंस है कि गाय, सड़क और बिजली की भी कुछ हो रही है सुनवाई, कौन आए थे घर छुट्टी में इस बार, किस किस के घर बढ़ने वाली है आबादी, किस किस का बनने वाला है परिवार, कितने हुए हाई स्कूल में पास, उनके आगे पढ़ने की भी क्या आस, धरती फाड़ रहे होंगे सुंगर, बोली गया होगा बाघ, अभी तो आने शेष हैं मंगसिर पूस माघ, काकड़ गधू के बेलों में फूल खिले कि नहीं, 500 रुपये भेजे थे बौजू के नाम, मिले कि नहीं। हर सवाल का था एक लंबा जवाब, हर जवाब में था उतना ही शामिल था, हर जवाब में उतना ही शामिल था जितना शामिल था वह हर सवाल में। उसकी आंखों में सीढ़ीदार खेत लहलहाने लगे, हुड़किया बॉल के बोल कानों में गूंजने लगी, एक एक कर कई चित्र उभरे स्मृति पटल पर, घर ईजा बौजू गोपली, मडवा गोड़ रही गोपली, मडवा गोड़ रही गोपली, वाह। वह बोला, दाजू आज तो काम पर नहीं जा पाऊंगा, रहूंगा पूरे दिन छुट्टी में। इस समय हम दिल्ली में थोड़े ही हैं, बैठे अपने गांव बगोटी में। देखो कितनी प्यारी कविता है ये, कि एक आदमी दिल्ली पहुंच रहा है और उसके लिए अब वो कह रहा है कि पूरा बगोटी ही यहाँ है। तो ये कविता पूरे जीवन की जीवन का जो रंग है उसको उड़ेल देती है। और देखो, वह आदमी, गांव और शहर में यही अंतर है, गांव का आदमी शहर में जरूर है, वहाँ नौकरी कर रहा है, उसके बाद भी जो उसका मन है वो गांव में घूम रहा है कि किसकी गाय, गाय भैंस। देखो ये जन और संवेदनाएं क्या हैं। इतना आसान नहीं है कि गाय को पूजने वाली बात जब हम करते हैं, गाय को पूजना एक अलग बात है, पर लेकिन देखिए कितने, उसने पूछा गाय, गाय है कि भैंस है, धिनाली है कि नहीं है, और वो भी केवल अपने घर की नहीं, पूरे गांव की। तो ये जो विजन है ये महत्वपूर्ण है। और ये आज की कविता नहीं है, बहुत पहले लिखी गई कविता है। तो पर लेकिन ये आज भी ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी जब लिखी गई हुई। तो ये कवि केवल लिखने से नहीं होता है। ये कविता हमको ये बताती है कि कवि
जितना जिया गया होगा उतना ही सार्थक होगा, उतना ही बलशाली होगा। तो इस क्रम में अगर हरि मृदुल की बात करें तो हरि मृदुल के संघर्ष से मैं इसलिए ज़्यादा जोड़ पाता हूँ खुद को कि उस आदमी को बनते हुए देखा है हमने, जीवन के संघर्षों में तपते हुए देखा है। हम उनका जो बचपन है वो तो बगोटी में ही बीता होगा, उसके बाद का उनका जीवन जो बरेली में जो हमने देखा है और सुना है, बरेली में भी रहा हूँ और उस बीच में वो भी रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा परिचय तो नहीं, उस समय इतनी अकल भी नहीं थी, अपने पढ़ने में हम मस्त थे और इतनी अकल नहीं थी कि कौन क्या कर रहा है, पर लेकिन वह बातें आज याद आती हैं कि आदमी संघर्ष कैसे जीता है। तो पत्रकारिता से अपने पत्रकारिता को अपना जीवन दे देना, ये हरि मृदुल से कोई जाने, क्योंकि शुरुआत पत्रकारिता से की और आज तक उसी में जी रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं। तो इसी क्रम में वर्तमान में वो ज़रूर मुंबई में हैं, पर लेकिन उनका मन वही उसी बगोटी में बसता है जो काली नदी के किनारे है। तो उनकी एक कविता है सीढ़ियों पर खेत। 7 साल के बेटे का सवाल सुनकर सोच में पड़ गया मैं, कोई जवाब नहीं दे पाया। पुश्तैनी घर दिखाने के लिए एक पुराना एल्बम निकाला था। एल्बम क्या था? यादों का पिटारा था। पहाड़ी पर बस गांव और सीढ़ियों जैसे खेत। सीढ़ियों जैसे खेतों ने तो बेटे को खूब आकर्षित किया, लेकिन उनके लिए एक मटमैले धब्बे जैसे दिखते पुश्तैनी घर का कोई आकर्षण नहीं था। बेटे ने एक अनूठी बात पूछी, पापा किसने किया है यह जादू कि सैकड़ों सीढ़ियों को हरे भरे खेतों में बदल दिया? तुम्हारे दादा के दादा के दादा के भी दादा ने किया था यह जादू। उन्होंने ही पहाड़ों को सीढ़ियों में बदला और सीढ़ियों को खेतों में, और उन खेतों को वह बाघों के कंधों पर जुआ रखकर जोतते थे। परियां आचरियां आती थी बीज बोने। तुम्हारी दादी की दादी दादी की दादी की भी दादी का हाथ बटाने। मेरी अजब गजब बातों से वह खासा रोमांचित हो गया था। बावजूद इसके बड़ी गंभीरता से उसने सवाल किया, पापा आप भी कमाल करते हो। मेरा उत्तराखंड, मेरा चंपावत, मेरा बगोटी बोलते रहते हैं, और जिन खेतों की सीढ़ियों को चढ़ते हुए इस बड़े शहर में पहुंचे थे, उन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए वापस गांव भी तो जा सकते हैं आप। देखो कितनी बड़ी कविता है, आप इसको खुद भी महसूस कर सकते हैं। नाम इसमें बगोटी जरूर है, पर लेकिन ये पहाड़ के हर गांव की स्थिति है। आज की परिस्थिति में अगर देखें तो यह कविता उतनी ही बोल रही है जितना जिस समय इसको जिया गया होगा, और दूसरा जिस समय इसको लिखा गया होगा। तो हरि मृदुल भाई साहब इस कविता के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है इन कविताओं को पढ़ते हुए। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए और एक कविता और पढ़ना चाहूँगा, मधुली की दातुली। चट्टान पर घिस घिस कर तेज कर रही हूँ दातुली की धार। पहले दुख क्लेश काटूंगी, बाद में घास। पहले दुख क्लेश काटूंगी, बाद में घास। हाथ में जो जोड़ी है, जोड़ी है हाथ में जो जोड़ी है, पहले हिम्मत बांधूंगी, फिर घास का गट्ठर। जैसे गाय रस लेकर चबाती है घास, ऐसे ही चबाती हूँ मैं पल छिन दिवस मास। और कुछ नहीं मेरे पास, चट्टान, दातुली, जोड़ी और घास। बस इन्हीं की आस, इन्हीं से मिलते दो घास। दातुली मतलब दराती, आप इसको कह सकते हैं। तो ये कविता बड़ी जीवटता की कविता है, कितनी हिम्मत की कविता है। देखिए कि कह रही, चट्टान पर घिस घिस कर तेज कर रही हूँ दातुली की धार। पहले दुख क्लेश काटूंगी, बाद में घास। तो ये जो शब्द हैं यूं ही नहीं आते। ये जो प्रतिबिंब हैं,
ये जो बिंब हैं, जो ये प्रतीक हैं, ये ऐसे ही नहीं आ जाते। ये जब जिए हुए होते हैं, जब इनके साथ जिया हुआ होता है, ये संघर्ष या तो देखा हुआ होता है या संघर्ष जिया हुआ होता है, तभी ऐसा आदमी लिख सकता है। तो हरि मृदुल मुंबई ज़रूर हैं, पर लेकिन उनका जो बचपन, जिस तरीके से उन्होंने अपने बचपन को जिया है गाँव में, एक साधारण से परिवार से हैं वो। पिताजी फ़ौज से रिटायर हुए हैं, अभी भी हैं बिल्कुल, पिताजी भी उतने ही जीवट हैं, ताऊ जी हमारे। अब ये बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत मज़ेदार व्यक्ति हैं। तो हरि मृदुल अपने आप में एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व है। तो उनकी कविताएं, ये सब कहते हैं। एक कविता और पढ़ लेते हैं, न्योली। दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़, कविता है न्योली। दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़ जो तुम्हें सुनाई दे रही है, उस औरत की है जो चट्टान के ठीक बगल में एक हाथ और एक पैर पर खड़ी है। एक पैर पर खड़ी हरी घास को हंसिए से काट रही है, बड़े ही जतन से। इस समय वह गा नहीं रही है, सिर्फ गुनगुना रही है। हाँ, घंटे भर बाद घास का गट्ठर चट्टान पर रख, जब वह गाएगी, न्योली काटते काटते उगाता है चौमास का बन। न्योली काटते काटते उगाता है चौमास का बन। काटना काटना पली ऊँचा चौमासा को। तो बहता पानी थम जाता है, नहीं थमता मन। वाह। तो सारा जंगल उदासी से भर जाएगा, दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़ आंसुओं में ढल जाएगी। तो ये हरि मृदुल की कविताएं हैं, बड़ी सुंदर सी कविताएं हैं। तो हरि मृदुल, ये कविता पढ़ने का मन इसलिए था कि अपने वरिष्ठों को याद किया जाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी मेहनत है, जो उनका संघर्ष है, अगर वो आज के नवयुवाओं तक नहीं पहुंचेगा और वो सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, तो उनका संघर्ष, उन्होंने तो किया, उन्होंने संघर्ष भी किया, आगे भी बढ़े और लक्ष्यों को प्राप्त भी किया और लक्ष्यों की ओर अग्रसर भी हैं। पर लेकिन जो नए साथी हैं, क्या उन लक्ष्यों, केवल लक्ष्य ही देख रहे हैं या उस संघर्ष को भी देख पा रहे हैं? तो इस संघर्ष को इन कविताओं के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। तो कविता तो एक और है, पर लेकिन वीडियो की कुछ सीमाएं हैं, तो मैं आप सबसे विदा लूँगा। और हरि मृदुल दा को बहुत बहुत बधाई इन कविताओं के लिए, बहुत अच्छी लगी मुझे। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हम यही चाहते हैं। और गांव के युवा, क्या गांव के ही युवा क्यों, और क्षेत्र के युवा भी आपसे प्रेरित होते रहें और आप साहित्य को रस दे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।